उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और इसी तरह अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, विच इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बेसिकली आपने जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस एब्जॉर्प्शन पैरामीटर स्टडी किए हैं उनमें एक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हमने टॉपिक डिस्कस किया था और उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करवाना है, क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है, कैसे उनका ग्राफ प्लॉट करना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी डाटा को यूज़ करके हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या हैं और ये क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इनकी एक्सेल शीट की तरफ मूव करेंगे। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो रिसर्च प्रोजेक्ट में बेसिकली जो एड्जॉर्प्शन या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो यूज़ होते हैं वो 3 हैं, जिसमें पहले नंबर पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कह लें या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कह लें, जिसको डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे इस पे डेल्टा एच आ जाता है, जिसको एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। एंथैल्पी चेंज के बाद जो इसका लास्ट पैरामीटर है जो थर्मोडायनामिक स्टडी में हम कैलकुलेट करते हैं और उसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है, डेट इज़ डेल्टा एस, जिसको हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इनका मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन को ज़रा देख लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो कि किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अगर गिब्स फ्री एनर्जी, आपने ये भी इसका साइन पढ़ा होगा, सिंबल डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, और अगर ये नेगेटिव आ जाती है किसी भी रिएक्शन के केस में, चाहे वो वेस्ट वाटर का रिएक्शन है या कोई और, तो इसमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? डेल्टा जी की वैल्यू की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसी तरह डेल्टा एच जो कि एंथैल्पी चेंज है, इसी की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास रिएक्शन में आती हैं, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है या दूसरे नंबर पे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। एंट्रोपी के केस में भी यही है, या पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि कंटिन्यूस डिक्रीज़ होगी। एंट्रोपी सिंपल वर्डिंग में इट इज़ अ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। आप कोई सिस्टम स्टडी कर रहे हो, जो चीज़ अंडर स्टडी है, डेट इज़ नोन एज सिस्टम, और उसमें कितनी डिसऑर्डरनेस, कितनी रैंडमनेस, कितनी उसमें ख़राबी आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ टेम्परेचर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ये इसकी एंट्रोपी है। दूसरे नंबर पे आ जाती है एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी हमें ये बताती है कि रिएक्शन जो हो रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू जो हो रहा है, उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, कितनी हीट रिलीज होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो हम उस सिस्टम को कहेंगे कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक इन नेचर है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडो मीन इन, यानी कि हीट गेन करना, इन करना, अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करना। डेट नो रिएक्शंस जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या हीट एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग देयर रिएक्शन, ड्यूरिंग देयर प्रोसेस, उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ शो की है, फॉर एग्जांपल +6 किलो जॉल पर मोल, +8 किलो जॉल पर मोल, तो इट मीन्स कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट मीन्स कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक इन नेचर है। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक हो गया। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाने तक हीट रिलीज़ करती है, इवोल्व करती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और इनकी एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है। जहाँ भी आपको डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में मिले, इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, और जहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू नज़र आएगी इट मीन्स यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है।
चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से मुतलिक है या कोई भी आम यूजुअल जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी भी ऐसे ही होता है। लास्टली जो हम स्टडी कर रहे थे डेल्टा जी, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर जाते हैं, जिनमें हमें कोई इनपुट नहीं देना पड़ता, कोई हीट नहीं देनी पड़ती रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप जस्ट रिएक्टेंट को कंबाइन करें, आपको उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं करना पड़ेगा, कोई इनिशियल इनपुट नहीं देनी पड़ेगी और ना ही उसको ट्रिगर करने के लिए हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर जाएगा। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, जिसमें कोई आपकी एनर्जी कोई इनपुट नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है, आपको उसमें पीछे से फोर्स नहीं लगानी पड़ी वाटर को डाउन मूव करने के लिए। जबकि दूसरा केस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए या इनको एंड प्रोडक्ट हासिल करने तक कंटिन्यूसली इनको इनपुट देना पड़ती है। ऐसे रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रोसीड नहीं करते, सम अमाउंट ऑफ इनपुट उनको रिक्वायर होती है आउटपुट देने के लिए। इसकी एग्जांपल समझने के लिए आप यूँ कंसिडर करें, अगर आपके पास एक डाउन सरफेस है, आप निचली सतह से पानी ऊपर वाली सतह पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। पानी खुद ब खुद निचली सतह से ऊपर वाली सतह तक नहीं जा सकेगा। टॉप टू डाउन तो इजीली आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और टॉप टू डाउन आना ये उसका ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस है। जबकि आप दूसरी साइड पे अगर पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहोगे तो आपको अपनी इनपुट लगानी पड़ेगी, अपनी फोर्स यूज़ करना पड़ेगी आपको, या तो उसके लिए मैनुअली आप खुद पानी ऊपर लेके जाओगे या मशीनों के ज़रिए, समहाउ इसमें इनपुट एनर्जी इन्वॉल्व है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ठीक हो गया। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रैंडमनेस, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए थर्मोडायनामिक स्टडी की जाती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की रिसर्च प्रोजेक्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको स्किप कर दें और अपना थीसिस, अगर आप ये कहें कि आपका थीसिस कंप्लीट है, तो ये थीसिस आपका या रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर इंक्लूड नहीं करोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसको समझना और इसकी एक्सेल शीट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके पेपर रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक पैरामीटर की इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमने डेफिनेशंस बेसिकली सारी देख ली एक दफ़ा कि हमें ये थर्मोडायनामिक स्टडी क्यों करनी है, ये भी आपको पता चल गया कि हमने ये देखना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, करंट रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी आप जिस पे काम कर रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या इसकी बाकी डिटेल समझने के लिए हमें ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर को स्टडी करना ज़रूरी होता है। एक इक्वेशन है जिसको वांट होफ इक्वेशन या वांट होफ रिलेशन कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू स्टडी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। ओके हो गया। यहाँ पे ये वांट होफ जो रिलेशन है इनका, ये यहाँ नीचे दिया गया है, नेचुरल लॉग के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी प्लस डेल्टा एस ओवर आर। अब के सी क्या है, वही हम जो लास्ट टाइम भी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट को शो करता है। इसी तरह यहाँ पे भी के सी क्या है, सी एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय सी इक्विलिब्रियम, ये ए डी एस यहाँ पे एड्जॉर्प्शन के लिए है, जबकि ई क्यू इक्विलिब्रियम के लिए है। के सी हमारे पास जो कांस्टेंट है इट इज़ इक्वल टू सी एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय सी ई क्यू। अब सी इज़ कंसनट्रेशन ऑफ डाई, वो कंसनट्रेशन डाई की जो एड्जॉर्ब हो चुकी है आफ्टर एड्जॉर्प्शन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डाई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। एड्जॉर्प्शन के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो होगा जहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के।
कहने का मतलब ये होगा कि जितने डाई मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डाई मॉलिक्यूल सरफेस से डीटैच हो जाएं। उसको हम कहते हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसमें एड्जॉर्प्शन होगी, 50% एड्जॉर्प्शन होगी, 50% डिसऑर्प्शन होगी। और ये एक पॉइंट होता है जो कि आपके जब आप एड्जॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंट लगाते हो तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का भी आता है, उसके बाद आपकी फाइनल प्रोडक्ट एड्जॉर्प्शन रीच होती है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, जितनी अमाउंट डाई की एड्जॉर्ब हुई है उसको डिवाइड करना है जितनी अमाउंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थी डाई सॉल्यूशन की। अब ये सारी कैसी चीज़ें आनी है, सी एड्जॉर्प्शन कैसे निकालनी है, सी ई क्यू कैसे निकालना है, ये हम एक्सेल शीट में देखते हैं। अभी आपके सामने जस्ट फार्मूलाज रखे हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि के सी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, सी एड्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ डाई एड्जॉर्ब, ठीक है, और सी ई क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है डाई की। और इसमें वो कहता है वांट ऑफ प्लॉट हम जो है ना वो बनाते हैं इसमें, और नेचुरल लॉग के सी और 1/t के दरमियान ये ग्राफ बनाया जाता है, जिस ग्राफ को वांट ऑफ प्लॉट या वांट ऑफ ग्राफ कहा जाता है। और इस वांट ऑफ की स्लोप और इंटरसेप्ट से हम डेल्टा एस डेल्टा एच ये वाली चीज़ें एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट से। ठीक हो गया। और डेल्टा एच की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालनी है, वो ग्राफ से नहीं आनी, वो इस रिलेशन से आनी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये सारी कैलकुलेशन हम एक्सेल शीट में देखते हैं ये कैसे निकलनी है, क्या फार्मूलाज लगने हैं। अभी तक आपके लिए सामने ये थोड़ी बहुत थ्योरी रखी थी और कुछ फार्मूलाज रखे थे जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में यूज़ होने हैं। इससे पहले हम डिफरेंट आइसोथर्मोकाइनेटिक मॉडल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स भी स्टडी कर चुके हैं एड्जॉर्प्शन के लिए, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ डाइज के लिए या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ डाइज के लिए। अगर आप डाइज के अलावा मेटल लाइन पर भी काम कर रहे हैं तो आपको यही सारी एक्सेल शीट, यही सारे पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे। तो प्रोसेस सेम ही है, मेटल लाइन्स की एड्जॉर्प्शन करवाएं या डाइज की। और एड्जॉर्प्शन में भी अगर आप एड्जॉर्प्शन मेथड यूज़ करें या आप फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन कर दें या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन कर दें, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा तमाम रिसर्च फील्ड के लिए। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप पूरी प्लेलिस्ट जब तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और ये एक्सेल शीट में जो फार्मूलाज लगने हैं आपको इनकी भी समझ नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि जब अगर आप का इसी टॉपिक पे काम है तो आप पूरी एक दफ़ा प्लेलिस्ट सुन लें ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आने वाली जो अगली वीडियोस हैं और ये आज वाली वीडियो है वो भी आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो क्रिस्टल वायलेट और सिट्रस डिओड्रा सारडस्ट, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने यहाँ पे एक डाई सिलेक्ट किया है जो कि क्रिस्टल वायलेट है, और सिट्रस डिओड्रा जो है वो हमारे पास एड्जॉर्बेंट है जिसको हम चूज़ करनी है। ये हमने रैंडमली चूज़ किए हैं, ठीक है। एक रफ सा स्केच आपके सामने रखा है, रफ एक्सेल शीट्स रखी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही सारी वैल्यूज़ अपने शीट में लगानी है, आपके सामने ये रफ स्केच है, ये आपको समझाने के लिए, आपके सामने थोड़ा बहुत शेयर करने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप इनको काइंडली यूज़ ना कीजिएगा। आपने अपनी कैलकुलेशन निकालनी है और उसका पूरा प्रोसीजर, पूरा मेथड मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुकी हूँ। लेकिन जो भी पैरामीटर हम हर दफ़ा एक्सेल शीट में डिस्कस करते हैं, मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ कि आप सबसे पहले ऊपर कंडीशंस मेंशन किया करें। और कंडीशंस मेंशन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक सॉफ्ट फॉर्म में रिकॉर्ड मौजूद होता है कि आपने इस टाइम ये एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए इतने ml सोल्यूशन लिया था, इतना टाइम दिया था, इतना एड्जॉर्बेंट डोज इसमें ऐड की थी, इतना टेम्परेचर था। तो आपको मैनुअली भी आपके पास लिखी होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखी होनी चाहिए। इससे आपका बेनिफिट है। और दूसरा इसमें यह है कि इसमें कुछ चीज़ें इस एक्सेल शीट में यूज़ भी होनी है। फॉर एग्जांपल ये एड्जॉर्बेंट डोज कितनी आपने ली है वो यूज़ होगी, कितना उस ml यूज़ किया था डाई सोल्यूशन वो भी यूज़ होगा, डाई कंसनट्रेशन इनिशियल 200 ppm है या आपने जितनी कंसनट्रेशन यूज़ की थी वो भी यहाँ यूज़ होगी। तो बजाय इसके कि आप इसको लिखें ना, या आपको बाद में मुश्किल हो कि कहाँ से ढूंढें कहाँ से नहीं, तो इससे बेहतर ये होता है कि आप उसको एक जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। और ये सारी कंडीशंस जो यहाँ पे लिखी हैं ये कौन सी कंडीशंस हैं, आपको याद होगा हमने पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन जब की थी तो हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई एम रिपीटिंग कि आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं।
अदरवाइज़ आपको ये सारा बहुत मुश्किल लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो हमने ये लास्ट पैरामीटर स्टडी किया था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है, जिसमें हमने टेम्परेचर को वेरी किया था। और मैंने आपसे कहा था कि आपने वॉल्यूम 10 ml यूज़ कर लें, दैट्स इनफ। 10 ml वॉल्यूम बहुत होता है, बजाय इसके कि आप 50-100 ml वॉल्यूम यूज़ करो डाई का। तो 10 ml वॉल्यूम यूज़ आपने किया था। कॉन्टैक्ट टाइम आपका वो था जो आपका ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम आया था रिएक्शन करने के बाद। आपने जो परसेंटेज निकाली थी, जिस टाइम पे मैक्सिमम परसेंटेज आई थी, आपने उस टाइम को ऑप्टिमम लिया था। यहाँ पे हमने सपोज किया कि 30 मिनट्स कॉन्टैक्ट टाइम आपका ऑप्टिमम है। यहाँ पे आपकी 99% रिमूवल आ रही है फॉर एग्जांपल। तो 30 मिनट कॉन्टैक्ट टाइम है। पीएच, जितनी पीएच पे आपको सोल्यूशन बने थे आपने वो पीएच मेंशन कर दी। यहाँ पे अगर 2 पीएच है तो 2 लिख दें। आपके अगर न्यूट्रल पीएच पे मैक्सिमम रिजल्ट आ गया तो आप 7 भी लिख सकते हैं। जो आपकी ऑप्टिमम पीएच है आप उसको मेंशन कर दें। एड्जॉर्बेंट डोज जितनी आपकी ऑप्टिमम थी आप उसको मेंशन कर दें, वही हमने टेम्परेचर पैरामीटर में यूज़ की थी। और उसके अलावा एड्जॉर्बेट डोज यानी कि डाई सोल्यूशन कितनी पीपीएम का बनाया था, कितनी कंसनट्रेशन का था, 200 पीपीएम है। यहाँ पे 200 लिखा है। ये पोस्ट कैलकुलेशन जैसे मैंने पहले भी कहा, तो अगर आपने 10 पीपीएम का सोल्यूशन बनाया था तो आप यहाँ पे 10 पीपीएम लिखेंगे। अगर 20 का बनाया था टेम्परेचर पैरामीटर स्टडी करने के लिए तो आप 20 पीपीएम का लिख देंगे। टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएबल था। तो ये सारी कंडीशंस जो आपने यहाँ टेम्परेचर वेरिएबल के इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर वेरिएबल के पैरामीटर में स्टडी की थी या अप्लाई की थी, आपने वही सारी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इसका पूरा सिनेरियो कि आपकी पूरा जो टेबल है ये टेबल कैसे कैलकुलेट होना है। सबसे पहले तो आपने ये ऊपर ये इनकी हेडिंग्स दे देनी है कि पहला कॉलम CI का है, फिर CE का, फिर CE मोल पर लीटर, पहले PPM का है। हेडिंग्स देने के बाद अब इसकी बारी आती है कि ये इन कॉलम्स में ये वैल्यूज़ कहाँ से आई और कैसे लिखनी है। तो चलते हैं इन वैल्यूज़ की तरफ कि वो वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होंगी और ये कैसे इसका पूरा टेबल और ग्राफ बनेगा। सबसे पहला कॉलम है CI का जो कि मोल पर लीटर में है। मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ कि आप वीडियो को काइंडली एंड तक पूरा देखा करें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। और दूसरा ये कि आपने जो यूनिट यूज़ करना है सारी सिंबल्स के आगे, वो यूनिट भी माइंड में रखा करें कि हमने लास्ट टाइम कौन सा यूनिट यूज़ किया था, मोल पर लीटर का या PPM का या मिलीग्राम पर ग्राम का, और अब कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यूनिट यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं रिसर्च में। हमने यूनिट जिस कंसंट्रेशन का यूनिट फॉर एग्जांपल PPM है जिसको मोल पर लीटर भी कहते हैं, सॉरी मिलीग्राम पर लीटर भी कहते हैं, हमने मिलीग्राम पर लीटर या PPM को मोल पर लीटर में भी कन्वर्ट करना होता है। और ये हम प्रोसेस लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं, आइसोथर्म्स और काइनेटिक्स दोनों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि CI मोल पर लीटर ये वाली वैल्यूज़ कहाँ से आई। अगर आपको याद हो तो हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये सबसे पहला जो ग्राफ था CE डिटर्मिनेशन का ये स्टडी किया था। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली, जितनी कंसंट्रेशन तक के हमने सोल्यूशन बनाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 ppm का सोल्यूशन बनाया था हमने टेम्परेचर पैरामीटर स्टडी करने के लिए। तो हमने क्या किया, 5, 10, 20, 30, 100 ऑन 200 ppm तक हमने एक्स एक्सिस पे रीडिंग्स ली। उसके बाद वाई एक्सिस पे हमने इनिशियल एब्जॉर्बेंस ली हर सोल्यूशन की, हर ppm का सोल्यूशन 5 ppm, 10, 20, 30, 100 ऑन AI एक्स वाई एक्सिस पे लेके इन दोनों के दरमियान ग्राफ फ्लोट किया। ठीक हो गया। ग्राफ फ्लोट करने के बाद इसकी ये जो स्लोप की वैल्यू है, हमने इस स्लोप की वैल्यू को लिया और इन सब सॉल्यूशंस की फाइनल एब्जॉर्बेंस निकाली। इन सब सॉल्यूशन की फाइनल एब्जॉर्बेंस आफ्टर एड्जॉर्प्शन यानी कि डाई एड्जॉर्ब करवाने के बाद हमने क्या किया, जो उनकी फाइनल एब्जॉर्बेंस आती है कॉन्टैक्ट टाइम वगैरह दे के, हमने उस फाइनल एब्जॉर्बेंस को डिवाइड करना है इस ग्राफ की स्लोप की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो ये CE का होगा जो कि PPM में है यानी कि पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर। दूसरी बात मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं CE डिटर्मिनेशन का। मैंने आपको याद दहानी करवाने के लिए थोड़ा बहुत बता दिया। अगर आपने आपको कोई पॉइंट मिसिंग है या आपको समझ नहीं आई या आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड के CE डिटर्मिनेशन वाला जो इस प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी।
काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि CE डिटर्मिनेशन कैसे करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि CE हमने यहाँ से जो निकाला था ये ppm में था। हमने इस ppm CE को जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है हमने इसको चेंज करना है मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ppm की वैल्यूज़ हैं ये CE की, हमने इन वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है, और इन्हीं वैल्यू से हमने इसको मोल पर लीटर में करना है। यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने यूज़ की थी, अगर आप मैं यहाँ पे कर्सर रखा है तो आप फार्मूला बार में इसका फार्मूला देख सकते हैं। ये CI मोल पर लीटर ये हमारे पास कैसी आई, सबसे पहले हमने जितनी CI यानी कि इनिशियल डाई कंसंट्रेशन, जितनी ppm कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन यूज़ किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 10 ppm 200 300 40 जितनी ppm का सॉल्यूशन आपने यूज़ किया था, आपने उस कंसंट्रेशन को डिवाइड करना है 1000 के साथ। यानी कि यहाँ पे आपके सामने रखा है, फॉर एग्जांपल आपने 100 ppm का सॉल्यूशन यूज़ किया था पैरामीटर को स्टडी करने के लिए, तो आप 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। यहाँ पे 200 है तो 200 डिवाइडेड बाय 1000। इसका जो आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड करना है मोलिकुलर वेट ऑफ योर सिलेक्टेड एडजॉर्बेट। अगर आप जो भी डाई यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट यूज़ कर रहे हो, तो क्रिस्टल वायलेट का मोलिकुलर वेट 407.979 आता है। अगर आपने मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया था तो आप मिथाइलिन ब्लू का मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे। कोंगो रेड डाई यूज़ किया तो आप कोंगो रेड डाई के मोलिकुलर वेट के साथ डिवाइड करोगे। इट मीन्स कि आपने CI मोल पर लीटर में निकालने के लिए जो इनिशियल, ये CI भी इनिशियल कंसंट्रेशन ही है लेकिन इसका यूनिट मोल पर लीटर में है। ये इनिशियल डाई कंसंट्रेशन ये भी CI है लेकिन इसका यूनिट ppm है, पार्ट्स पर मिलियन है। आपने जितनी कंसंट्रेशन यूज़ की है आप उसको ppm से कन्वर्ट कर रहे हो मोल पर लीटर में। तो लीटर में करने के लिए आप इस कंसंट्रेशन को 1000 के साथ डिवाइड करोगे, उसका जो आंसर आएगा आप उस आंसर को डिवाइड करोगे मोलिकुलर वेट ऑफ योर सिलेक्टेड एडजॉर्बेट, आइदर इट इज़ अ डाई मोलिक्यूल और मेटल आयन। ठीक हो गया। CI जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हमने CE कैलकुलेट करना है। CE ppm ये वही सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे ये निकालनी हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप 1000 पे डिवाइड करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगेन मोलिकुलर वेट ऑफ एडजॉर्बेट के साथ डिवाइड करोगे। समझ नहीं आई होगी आपको बिल्कुल भी, दोबारा बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। पहली कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन CI। ये वो कंसंट्रेशन है जिसको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, अभी हमने उसके अंदर डाई सॉल्यूशन नहीं ऐड किया, सॉरी एडजॉर्बेंट नहीं ऐड किया, इसमें अभी एड्जॉर्प्शन हुई नहीं है, अभी इस सॉल्यूशन में एड्जॉर्प्शन नहीं हुई। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने CI इनिशियल डाई कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में करने के लिए इस 200 ppm जो कि आपने यूज़ की थी उसको 1000 पे डिवाइड करना है और उसको फिर उसके आंसर को मोलिकुलर वेट ऑफ योर एडजॉर्बेट से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आपने CE ppm जो कि आपकी लास्ट हमने पैरामीटर्स में भी कैलकुलेशन की थी, इस CE ppm को एज इट इज़ आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे थर्मोडायनामिक के ये दूसरे कॉलम B में। क्योंकि यूनिट सेम है ppm तो हम वही वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। थर्ड कॉलम में जो C कॉलम है उसमें हमने इस CE जो कि ppm में है हमने इसको चेंज करना है मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए इसकी मैंने पहली वैल्यू पे कर्सर रखा तो आपको ऊपर फार्मूला वही शो हो रहा होगा कि हमने CE जो ppm में है हमने उसको डिवाइड करना है 1000 से, उसका जो आंसर आएगा उसको मोलिकुलर वेट ऑफ योर एडजॉर्बेट से आप डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे भी हमने यही काम किया था, CI को मोल पर लीटर में करने के लिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो ppm में थी वो एक ही थी, डेट इज़ 200 ppm। यहाँ पे CE इक्विलिब्रियम ppm में हमारे पास वेरिएबल है, इस वजह से हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज किया।
मोल पर लीटर में यही फार्मूला लगा के कि ppm वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना है और उसके आंसर को डिवाइड करना है मोलिकुलर वेट के साथ। तो यहाँ तक आपके ppm यूनिट मोल पर लीटर में चेंज हो जाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन के भी और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के भी। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलें तो डेट इज़ CA। आप इसको CA भी पढ़ सकते हैं, CADS भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमने ये स्टडी किया है। एक्चुअल में हम KC कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसका फार्मूला है C एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय C इक्विलिब्रियम। ये जो हमने अभी इसका निकाला है CE, ये आप इसको CE भी लिख सकते हैं, CEQ भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है C इक्विलिब्रियम। तो हमने C इक्विलिब्रियम तो निकाल लिया मोल पर लीटर में। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं C एड्जॉर्प्शन, ताकि हम C एड्जॉर्प्शन को C इक्विलिब्रियम के साथ डिवाइड करके KC निकाल सकें। तो आप इसको CADS भी लिख सकते हैं, आप इसको CA भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। CA यस कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, उसका फार्मूला है CI माइनस C0E। CI हमारे पास कुछ लोग इसे C0 भी लिखते हैं, मतलब I इसकी सबस्क्रिप्ट में है। आप इसकी I की जगह पे O भी लिख सकते हैं, जिसको हम C0 पढ़ते हैं। दोनों का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ही होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में से, और दोनों का यूनिट मोल पर लीटर होना चाहिए। यानी कि CI जो ये मोल पर लीटर है, आपने इसको माइनस करना है CE जो कि मोल पर लीटर में है। इस CE ppm वाली CE से माइनस नहीं करना, ना हम इसको यूज़ कर रहे हैं आगे। हमने ये CI जो कि मोल पर लीटर में है, इसको माइनस करना है CE जो कि मोल पर लीटर में है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा CA का, C एड्जॉर्प्शन का, वो भी मोल पर लीटर में ही आएगा। मज़ीद कन्फर्मेशन करने के लिए मैं इसकी पहली वैल्यू पे अगर कर्सर रखूँ तो आपको ऊपर फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है A15 माइनस C15। A15 का मतलब है ये A कॉलम और 15th रो, ठीक है। उसके बाद उसमें माइनस C15 था, तो इट मीन्स ये C कॉलम और 15th रो, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने हर इंडिविजुअल वैल्यू को CI की इंडिविजुअल वैल्यू को CE की इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ माइनस करते जाना है, और आपका ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे E कॉलम में हमने टेम्परेचर लेना है, जो कि डिग्री सेल्सियस में है। अब यहाँ हम टेम्परेचर कौन सा लेंगे? ये वो टेम्परेचर है जो कि हमने वेरिएबल किए रखा था ड्यूरिंग इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। आपको याद हो तो हमने टेम्परेचर पैरामीटर स्टडी करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि आपने टेम्परेचर वेरी करना है, और वेरी कहाँ से करना है? स्टार्ट आपने लेना है 0 डिग्री सेल्सियस से। इट मीन्स कि आप एक एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे लगाओगे, अगला एक्सपेरिमेंट 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 20 पे, 30, 40, 50, और अगर आप 60 पे भी करना चाह रहे हो तो आप 60 पे भी टेम्परेचर सेट करके अपना रिएक्शन लगा सकते हो। यूजुअली जो आपको पेपर्स में इनकी वेरिएशंस मिलेंगी वो 0 to 60 तक होंगी, या 0 to 50 तक, 0 to 100 तक, या 0 से लो माइनस में आपको बहुत कम पेपर्स मिलेंगे। तो ये नॉर्मल रेंज काउंट होती है 0 से 50 तक। अगर आप 0 से 60 तक करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, उसका कोई इशू नहीं है, आप 60 पे भी रिएक्शन लगा सकते हो। तो ये आपके डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर थे जो कि आपने वेरी किए थे। आप इन सब टेम्परेचर्स को यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जो आपका टेम्परेचर जहाँ तक आपने एक्सपेरिमेंट रन किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स में वो वीडियो को चेक कर लें, उसमें हमने कंप्लीट इसकी मेथडोलॉजी और इनके ग्राफ्स को भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद चलें तो हमारे पास इस डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हमने चेंज करना है केल्विन में। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से जब भी केल्विन में करते हैं तो आपको ये वेल नोन फार्मूला तो हमेशा बचपन से याद होगा कि हम डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। इट मीन्स केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आपके जितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर हैं इनमें 273 ऐड करते जाएं तो आपका ये F कॉलम जो कि टेम्परेचर इन केल्विन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको फार्मूला बार में भी शो हो रहा है।
E15 प्लस 273, ई मीन्स जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है ई कॉलम में, आपने उसमें 273 जस्ट ऐड करते जाना है और आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा जो कि केल्विन में होगा। नेक्स्ट पे चलें तो जी कॉलम में हमने क्या किया है 1 डिवाइडेड बाय टी, यानी कि टेम्परेचर को डिवाइड कर दिया है 1 के साथ। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि हमने किस टेम्परेचर को लेना है, हमने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को लेना है या केल्विन के टेम्परेचर को लेना है, क्योंकि दो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बेसिकली सेम ही है, मतलब एक ही है, लेकिन यूनिट डिफरेंट होने की वजह से वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो फार्मूला बार में अगर आप देखें तो वो F15 को डिवाइड किया हुआ है 1 के साथ, तो F में हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है। इट मीन्स हमने 1 को डिवाइड करना है इन टेम्परेचर की वैल्यूज़ के साथ जो कि केल्विन में है, ना कि हमने डिग्री सेल्सियस यूज़ करने हैं। हमने टेम्परेचर वाला कॉलम जो केल्विन में है उसको डिवाइड करना है 1 के साथ, तो हमारे पास जी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपकी ऑलमोस्ट हाफ एक्सेल शीट थर्मोडायनामिक्स की कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आगे हमने अभी जस्ट डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और उसके बाद एंथैल्पी और एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, वाट ऑफ का प्लॉट जो है वो बनाना है हमने। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलें तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मैंने आपसे कहा था कि हमने के सी निकालना है, तो के सी इज इक्वल टू सी एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय सी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सी एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय सी इक्विलिब्रियम करेंगे तो हमारे पास के सी आ जाएगा। अब सी एड्जॉर्प्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि मोल पर लीटर में है, ये वाली। तो सी ए मोल पर लीटर वाली जो वैल्यूज़ हैं हम इनको डिवाइड करेंगे सी ई के साथ, यानी कि सी इक्विलिब्रियम के साथ। अब ये सी इक्विलिब्रियम हमने मोल पर लीटर वाली यूज़ करनी है, पीपीएम वाली ये वाली वैल्यू नहीं यूज़ करनी। यहाँ पे अगर मैं इसकी पहली वैल्यू पे कर्सर रखूँ तो आपको फार्मूला में शो हो रहा है डी कॉलम को सी कॉलम से डिवाइड करना है, तो डी में हमारे पास सी ए है यानी कि सी एड्जॉर्प्शन है, सी कॉलम हमारे पास सी ई है मोल पर लीटर वाला। ठीक हो गया। तो हमने इस कॉलम को यूज़ करना है, पीपीएम वाले कॉलम को यूज़ नहीं करना। हमने सी एड्जॉर्प्शन जो कि मोल पर लीटर में है, इस कॉलम को हमने डिवाइड करना है सी इक्विलिब्रियम जो कि सी कॉलम में वैल्यूज़ हैं इनके साथ, तो के सी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आई कॉलम की तरफ जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ के सी है। तो सिंपल आपने एच कॉलम जो है जिसमें आपकी के सी वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं, आपने इनका सबका नेचुरल लॉग ले लेना है। उसके बाद जे कॉलम में क्या है, हमने डेल्टा जी कैलकुलेट किया है, डेट इज़ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी निकालने का फार्मूला क्या है, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक हो गया। अब नेचुरल लॉग के सी तो हम निकाल चुके हैं, ये इतना पोर्शन नेचुरल लॉग के सी का ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। पीछे बच गया माइनस आर टी। अब माइनस का साइन तो माइनस वैसे ही रहेगा। आर जो है आपको पता है इट इज़ आइडियल गैस कांस्टेंट या जिसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये आपके सामने लिखी हुई है 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ । ठीक हो गया। तो ये आर की वैल्यू है, आपने यहाँ पे ये यूज़ करनी है। टी टेम्परेचर है जो कि आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से मुराद आपका जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पैरामीटर वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जिस टेम्परेचर पे आपकी ऑप्टिमम पीएच आई थी, ऑप्टिमम रिमूवल आई थी, आपने उस पीएच को लिखना, उस टेम्परेचर को लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर था तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आर में जनरल गैस कांस्टेंट और टी में 20 डिग्री सेल्सियस पुट करोगे। अगर आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम 40 डिग्री सेल्सियस आया था तो आप यहाँ पे आर को मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ। मीन्स टू से आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले पैरामीटर में आपका रिजल्ट आया था, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को यूज़ करना है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आर के साथ और फिर बाद में नेचुरल लॉग के सी के साथ मल्टीप्लाई करके डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेना। माइनस का साइन इसके साथ एज इट इज़ आएगा, उसको आपने माइनस को प्लस में या उसको स्किप नहीं करना। ठीक है। तो मीन्स टू से यहाँ पे रूम टेम्परेचर मीन ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बजाय ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखना था, ये मिस्टेक है, सॉरी।
तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, हमने उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आर टी आ गया। नेचुरल और केसी हम यहाँ पे ये निकाल चुके हैं, हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी आ गया। डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, उसका यूनिट किलो जाउल पर मोल है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी पार्ट जो हमने अभी डिस्कशन की, उसकी फार्मूलाज वगैरह और इसकी ये देखा कि ये क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद ये जो इसका टेबल है ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि वांट हॉफ फ्लोट है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है। वांट हॉफ फ्लोट ये नीचे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। अगर मैं इस पर कर्सर रखूँ तो आपको ये शो हो रहा होगा कि ये दो कॉलम जी कॉलम और आई कॉलम ये दोनों हाईलाइट हो गए हैं। हाईलाइट होने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि ये ग्राफ इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लॉट किया गया है 1/t और नेचुरल के सी के दरमियान। 1/t हमने ली है एक्स एक्सिस पे और नेचुरल और के सी वाई एक्सिस पे। तो आपने क्या करना है, आपका ये जो टेबल बना है इसमें से 1/t को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और नेचुरल लॉग के सी को वाई एक्सिस पे लेना है और ये ग्राफ प्लॉट करना है जिसको वांट हॉफ प्लॉट कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इस वांट हॉफ प्लॉट से इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट से हम डेल्टा एच और डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। वांट हॉफ प्लॉट जब आप ड्रा कर लें तो आप इसकी ट्रेंड लाइन ऐड करेंगे। ट्रेंड लाइन ऐड कैसे की जाती है वो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हाउ टू ऐड ट्रेंड लाइन इन अ ग्राफ। आस्कर वैल्यू और ये ट्रेंड लाइन ये दोनों आपने ग्राफ पे शो करवा लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये पता है ये y इज इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। y ये है, x के साथ वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको m कहा जाता है, और लास्ट में जो वैल्यू है इसको c इंटरसेप्ट कहा जाता है। m फॉर स्लोप, यानी कि ये आपके पास स्लोप वैल्यू है, आगे x है प्लस, और यहाँ पे ये आपके पास लास्ट वाली वैल्यू इंटरसेप्ट है, यानी कि ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फार्मूला से आप डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने ये छोटा सा टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए आर की वैल्यू एक जगह पे लिख ली है, सी आई मोल पर लीटर में लिख ली है। सी आई इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि हमने टेम्परेचर पैरामीटर करने के लिए 200 ppm यूज़ किया था, वो 200 ppm में थी। हमने उसको मोल पर लीटर में करके एक दफ़ा लिख लिया है कि 200 को मोल पर लीटर में चेंज करें तो हमारे पास इतनी वैल्यू आती है, और आर हमारे पास इतना है जो कि किलो जॉल पर मोल में है। तो आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए अलग से लिख लें, अदरवाइज़ इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस नज़र आ रही होंगी। m इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर आर। m मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। डेल्टा एच इज़ चेंज इन एंथैल्पी, r इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर हमने डेल्टा एच निकालना है तो हम r को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ r डेल्टा एच के साथ डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि दूसरी साइड पे जाके r स्लोप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा एच निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्लोप मल्टीप्लाई बाय आर। स्लोप वांट हॉफ प्लॉट जो है हमारे पास, उसकी जो स्लोप आई थी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आइडियल गैस कांस्टेंट आर के साथ, तो हमारे पास डेल्टा एच निकल आएगा। यहाँ पे आपको नीचे ये टेबल में नज़र आ रहा है, इस तरह का आपने टेबल भी एक बनाना है जिसमें डेल्टा एच का पहला कॉलम होगा, दूसरा डेल्टा एच का, तीसरा डेल्टा एस का। डेल्टा जी डेल्टा एच इन दोनों के यूनिट सेम है, किलो जॉल पर मोल, लेकिन जो डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी उसका यूनिट डिफरेंट है, उसमें जाउल पर मोल पर केल्विन, जाउल ऊपर आता है, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय मोल और केल्विन, ठीक हो गया। अब डेल्टा जी की वैल्यू ये जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये वाली जो जे कॉलम में है हमने यही सारी वैल्यू पुट कर देनी है इस कॉलम में। डेल्टा एच के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एच निकालने के लिए हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमने स्लोप को मल्टीप्लाई करना है आइडियल गैस कांस्टेंट के साथ। ये सारे पॉइंट्स लिखते जाएं आप साथ साथ। ये आपसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछ सकते हैं कि वांट ऑफ प्लॉट की स्लोप से हम क्या चीज़ निकालते हैं, इंटरसेप्ट से क्या निकालते हैं। आपसे वाइवे के दौरान
आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने सारी कैलकुलेशंस कैसे की हैं, स्लोप आपको क्या बताती है, इंटरसेप्ट क्या बताती है, एंथैल्पी निकालनी हो, वाट ऑफ फ्लोट्स हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी निकालने के लिए हम स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं आर के साथ। यहाँ इस ग्राफ में जो वाट ऑफ फ्लोट है, इस ग्राफ में जो स्लोप है वो है 10.62। एक और बात यहाँ पे जो हम पहले भी ये काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्लोप और इंटरसेप्ट के जो साइन होते हैं ना, प्लस माइनस, हमने उनको नहीं लेना होता, हमने जस्ट वैल्यू लेनी है और उसी को आगे यूज़ करना है। हमें इनसे सरोकार नहीं है कि स्लोप के साथ तो ये माइनस है या प्लस है। ठीक हो गया। तो हमने स्लोप की वैल्यू लेनी है जस्ट, जो कि 910.62 है। हम इस स्लोप की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आर की वैल्यू को, जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है, तो हमारे पास डेल्टा एच आ जाएगा। ये देखिए मैंने डेल्टा एच की वैल्यू के ऊपर कर्सर रखा तो आपको ऊपर फार्मूला बार में शो हो रहा है 910.62 मल्टीप्लाई 8.314 10 की पावर -3। अब ये आर की वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है 910 से, जो कि स्लोप की वैल्यू है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपने डेल्टा एच कैसे निकालना है, स्लोप मल्टीप्लाई बाय आर। दूसरे नंबर पे चलते हैं एंट्रोपी पे। एंट्रोपी का फार्मूला आपको ये नज़र आ रहा है, C इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर। अब C क्या है, इट इज़ इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, जो कि ये स्लोप के बाद वाली ये वाली वैल्यू होती है 7.9928। आपके ग्राफ की अलग स्लोप आएगी, अलग ही इंटरसेप्ट होगी, वैल्यू चेंज होगी क्योंकि आपके सारी ऊपर वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो ज़रूरी नहीं कि आपकी यही वैल्यूज़ आएँ, आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। तो यहाँ से हमने डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एस है, अगर मैं इसकी वैल्यू के ऊपर कर्सर रखूँ तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू है और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है 7.9928। आप कंफर्म भी कर सकते हैं, ये हमारे पास 7.9928 ही है और ऊपर भी 7.9928 है, जिसको हमने आर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा एस आ गया। मीन्स टू से वाट ऑफ प्लॉट के स्लोप की वैल्यू से आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आती है और इंटरसेप्ट की वैल्यू से डेल्टा एस की आती है जब आप स्लोप और इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करते हैं आर के साथ। आर इज़ आइडियल गैस और जनरल गैस कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने ये वाट ऑफ प्लॉट और ये टेबल बना लिया। उसके बाद अब आपने थीसिस में जब लिखना है या पेपर रिसर्च पेपर में जब आपने ये डाटा लिखना है तो आप ये पूरी की पूरी ये एक्सेल शीट नहीं वहाँ पेस्ट करोगे, आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर पेपर। तो आपने जब रिसर्च पेपर लिखना है ना तो उसमें आपने ये वाला टेबल लगाना है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। ऊपर ये वाला टेबल लगाना है और ये वाट ऑफ, ये जो हम अभी वाट ऑफ प्लॉट डिस्कस कर चुके हैं, ये बस ये ग्राफ लगाना होता है। आपको बाकी ऊपर वाली सारी कैलकुलेशंस नहीं लिखनी होती। तो ये टेबल कैसे निकालें, कैसे इसको बनाया जाए, क्या इसके फार्मूलाज हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं, वो तो मैं आपके सामने रखती हूँ। फॉर पेपर क्या है जी, सबसे पहला कॉलम तो आपने टेम्परेचर का बना लेना है जो कि केल्विन में होगा। ये वो केल्विन है जो हम अभी ऊपर ये बना चुके हैं, ये वाला टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड करके। ठीक है, आपने पहला कॉलम बना लिया टेम्परेचर का जो कि केल्विन में है। नेक्स्ट पे आपने बनाना है डेल्टा जी का, किलो जॉल पर मोल। जो किलो जॉल पर मोल हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये वाली डेल्टा जी की वैल्यू, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, आपने इस डेल्टा जी की वैल्यूज़ को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उससे अगला कॉलम जो सी कॉलम है उसमें हमने डेल्टा एच निकाला है किलो जॉल पर मोल में। ठीक हो गया। अब डेल्टा एच का फार्मूला ये वही था जो हमने ऊपर पहले यूज़ किया, स्लोप मल्टीप्लाई बाय आर। ये जो हमने ऊपर ये डेल्टा एच की वैल्यू निकाली है, हम इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये था डेल्टा एच, मीन्स टू से चेंज इन एंथैल्पी। अब हमने क्या करना है, एच माइनस जी करना है, यानी कि ये जो डेल्टा एच की ये वैल्यू आई है, हम इस वैल्यू को डेल्टा जी की इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ माइनस करते जाना है। एच माइनस डी, अगर मैं इस पर कर्सर रखूँ तो आपको ऊपर फार्मूला बार में शो हो रहा है 7.57 जो कि डेल्टा एच की वैल्यू है। इसको माइनस किया गया है जी की वैल्यू से जो कि जी B44, यानी कि बी कॉलम में
डेल्टा जी की वैल्यूज़ इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास H माइनस जी आ गया। यानी कि H की एंथैल्पी की इस वैल्यू को डेल्टा जी की इंडिविजुअल वैल्यूज़ के में से माइनस कर देना है, तो आपके पास ये डी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये H माइनस जी तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया सारा कि आपने कैसे करना है। उसके बाद डेल्टा एस आता है जो कि चेंज इन एंट्रोपी है। इसका यूनिट मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि इसका यूनिट डेल्टा एच और डेल्टा जी से डिफरेंट है, डेट इज़ जाउल पर केल्विन पर मोल। तो आपने डेल्टा एस निकालने के लिए यहाँ पे हमने डेल्टा एस निकाला था इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय आर, लेकिन जब आप पेपर में वैल्यूज़ लिखोगे इसकी तो आप ये वाला पूरी सीरीज़ लिखोगे जिसमें हमारे पास ये टेबल फॉर्म में ये आपके सामने रखी है। तो डेल्टा एस यहाँ पे जो आपने निकालना है वो कैसे निकालना है, इट इज़ इक्वल टू डी 44 डिवाइडेड बाय ए 44। मीन्स टू से ये जो डी कॉलम है आपके पास जिसमें H माइनस जी है, आप इन वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे A44 से। A में हमारे पास टेम्परेचर है, आपने H माइनस जी की इन सब वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाना है इस टेम्परेचर जो कि केल्विन में है इनकी वैल्यूज़ के साथ, तो आपके पास डेल्टा एस आ जाएगा। दोबारा बता देती हूँ आपको कि आपने H माइनस जी की ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ को डिवाइड करना है टेम्परेचर जो कि केल्विन में है उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ, तो आपके पास डेल्टा एस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। डेल्टा एस इज़ चेंज इन एंट्रोपी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें, हमने पैरामीटर्स में भी, आइसोथर्म्स में भी, काइनेटिक्स में भी हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ग्राफ को रिजल्ट में कैसे समराइज़ करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो हम थर्मोडायनामिक्स का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप नोट करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डेल्टा जी की जितनी वैल्यूज़ है वो माइनस में है, सबके साथ माइनस है। तो इट मीन्स के हमारे पास, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के स्टार्ट में, कि जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होती है तो इट मीन्स प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो आपको यहाँ से ये कंफर्म हो गया डेल्टा जी की वैल्यू से कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस या जो भी फोटोलाइटिक प्रोसेस, फोटो कैटालिटिक प्रोसेस आप स्टडी कर रहे हो वो स्पॉन्टेनियस है। आपको कोई इनपुट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी, आपको हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ी, या आपको सम कैटालिस्ट अदर यूज़ नहीं करना पड़ा। डेट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक हो गया। डेल्टा जी की वैल्यू से आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर यही वैल्यू सारी पॉजिटिव में होती तो आप ये कहते कि प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक हो गया। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो हम उसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, डेट इज़ फिजिबल। फिजिबल का मतलब ये है कि जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो वो फिजिबल होता है। इट मीन्स प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है, उसमें कोई ऐसा हर्डल या कोई ऐसा उसमें ऑब्स्टेकल नहीं आता कि जहाँ पे वो स्टॉप कर जाए। तो डेल्टा जी की वैल्यू से आपको फिजिबिलिटी का पता चलता है कि आपके प्रोसेस की फिजिबिलिटी है या नहीं, आइदर इट इज़ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो प्रोसेस फिजिबल होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। आपको जब तक इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, वो रन नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है डेल्टा एच की वैल्यू। ये डेल्टा एच की वैल्यू आपको ये बताती है, जो कि पॉजिटिव में है यानी कि इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ, तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू से ये कंफर्म हो गया कि प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे तो परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे हीट उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए कर रहा है, वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक इन नेचर है। अगर यही डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप कह सकते थे कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर है।
उससे नेक्स्ट चले तो H माइनस जी को हमने यूज़ किया है डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली हमने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस को ही डिस्कस करना है। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच की हम अभी आपको रीजंस बता दें कि ये क्या शो कर रहे हैं। अब मूव करते हैं डेल्टा एस की तरफ, जो कि चेंज इन एंट्रोपी है। चेंज इन एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम हर वो चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जो अंडर एग्जामिनेशन है, उसको सिस्टम कहा जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यूज़ कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू है 0.03, फिर वो 0.02 पे चलेगी, 29, ठीक है, फिर 0.028 और कम होगी, यानी कि चाहे 1 डिजिट ही कम हो रहा है लेकिन कम हो रही है। 0.027, 0.026, 0.68 है आगे, और यहाँ पे 0.0260। इधर डेल्टा एस की वैल्यूज़ कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही हैं। दूसरी साइड पे टेम्परेचर को रखें तो यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन था, फिर 283, 293, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। 303, 313, 323। यहाँ पे जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ आप उसको गौर से सुनिएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ एंट्रोपी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज और मेटल आयन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कैसे पता चला? एंट्रोपी से। एंट्रोपी मैंने कहा आपसे कि इट इज़ अ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। डिसऑर्डरनेस किसी सिस्टम में क्यों होती है? जब उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं, फ्रीली मूवमेंट जब होती है तब वो डिसऑर्डरनेस में आ जाती है। गैस मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, आपस में कोलिजन होती रहती है और फ्री मूवमेंट होती है, मींस गैस में रैंडमनेस ज़्यादा है। अब मूव कर जाएं आप लिक्विड की तरफ। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है, लेकिन वो इतनी फ्री नहीं होती जितनी गैस के केस में थी। इट मीन्स लिक्विड में डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, बेतरतीबी जिसे हम कहते हैं, वो कम है एज कंपेयर टू गैस। अब मूव कर जाएं सॉलिड की तरफ। सॉलिड में क्या होता है? पैक्ड होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, उसमें जस्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है और कोई मूवमेंट नहीं होती, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में रैंडमनेस या बेतरतीबी ना होने के बराबर है। अगर है भी तो वो बहुत कम। तो इट मीन्स कि रैंडमनेस, एंट्रोपी सॉलिड के केस में कम है एज कंपेयर टू लिक्विड। सो लिक्विड के केस में, लिक्विड्स के साथ कंपैरिजन में भी और गैस के साथ भी सॉलिड में एंट्रोपी ना होने के बराबर है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि सॉलिड में कम क्यों कंसिडर की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं, एक जगह पे अटैच हैं, वो बाहर ब्राउनियन मोशन नहीं कर रहे, फ्री मूवमेंट नहीं कर रहे। इस वजह से वहाँ पे रैंडमनेस कम है, एंट्रोपी कम है। ठीक है? अब उसी सॉलिड को कंसिडर माइंड में रख के आप कंसिडर करके एड्जॉर्प्शन की तरफ आ जाएं ज़रा। एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन में एक एड्जॉर्बेंट होता है जिसकी सरफेस के ऊपर डाई मॉलिक्यूल या मेटल आयन ने एड्जॉर्ब होना है। जब सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन नहीं होगी, सारे डाई मॉलिक्यूल्स लिक्विड में फ्रीली मूव कर रहे होंगे, तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी। ठीक है? रैंडमनेस ज़्यादा हुई, जो कि यहाँ पे ये 0.30 है। ये कब हुई? जब टेम्परेचर कम था, 273 था।
टेम्परेचर ज़्यादा किया 283, ठीक है। डेल्टा एस भी ज़्यादा कम हो गई, एंट्रोपी रैंडमनेस कम हो गई, यानी कि 0.029 पे चली गई। चाहे 1 डिजिट ही कम हुआ है लेकिन कम तो हुआ है ना भाई। कहने का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर कम था एड्जॉर्प्शन कम थी, जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर अटैच होने की बजाय वो लिक्विड में फ्रीली मूव कर रहे हैं, रैंडमनेस ज़्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाएगी। डाई मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते जाएंगे। जब वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे, चाहे फिज़िकल बॉन्डिंग से हो या केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो, एक दफ़ा एक जगह पे सेट तो हो गए हैं। अब वो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स, उनकी मूवमेंट बहुत 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 कम हो गई, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो एड्जॉर्ब हो गए एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। पीछे कोई फ्री मूवमेंट वाला मॉलिक्यूल बचा ही नहीं। जब फ्री मूवमेंट नहीं होगी या ख़त्म हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, जो कि इस यहाँ पे शो हो रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से रैंडमनेस कम होती जा रही है। इट मीन्स कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से एड्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है, जो कि डेल्टा एच से भी क्लियर है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, रिएक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पीडली होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएँ। और ये हमें एंट्रोपी और टेम्परेचर के रिलेशनशिप से भी बात समझ आ गई है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे रैंडमनेस कम होती जा रही है। रैंडमनेस कम होने का मतलब ये है कि डाई मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से मूव करते जा रहे हैं एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, वहाँ पे जाके अटैच हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो वहाँ पे भी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस या एंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये कब कब कम होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे। ये बात डेल्टा एच ने भी प्रूव कर दी कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, भी जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये सारी स्टोरी हमने आज थर्मोडायनामिक्स के केस में पढ़ी, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के केस में, कि हमने इसे सारी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, वांट ऑफ प्लॉट कैसे प्लॉट करना है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है, टेम्परेचर का ये टेबल भी डिस्कस किया, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस का, इनकी थोड़ी बहुत रीजंस भी जस्टिफाई करने की कोशिश की। एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे बेनिफिट हुआ हो। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप चाह रहे हो कि हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके अलावा CE डिटर्मिनेशन का और ट्रेंड लाइन ऐड करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। लेकिन अगर आपने एड्जॉर्प्शन पे अगर आपका काम है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे काम है, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे अगर आप काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आई रिकमेंड कि आप 1 to all इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं पार्ट की शक्ल में आप स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखते जाएं। उसी तरह अगर आप परफॉर्म करते जाएंगे एक्सपेरिमेंट, तो आई एम 100% श्योर कि आपकी कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी आपकी पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में। और यही सारी कैलकुलेशंस, यही सारी एक्सेल शीट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड में। और इस तरह की आपको वीडियोस किसी और चैनल पर मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि कोई अपनी एक्सेल शीट, कोई अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर इजीली नहीं करता। ठीक है, आपको सीनियर से सीखना पड़ता है। तो आई रिकमेंड कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पूरी प्लेलिस्ट एक दफ़ा काइंडली चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपको इसकी थोड़ी समझ भी आ जाएगी। तो इसी तरह की वीडियोस स्टूडेंट्स मैं बनाती रहती हूँ, रिसर्च से मुतल्लिक हैं, कुछ स्टडी से मुतल्लिक है, कुछ टॉपिक्स भी हमने कवर किए हैं जिसमें सैम है, और इसके अलावा डिफरेंट मशीन्स जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आ जाती हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसके अलावा स्टडी से मुतल्लिक, जॉब से मुतल्लिक वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। अगर आपको ये छोटी सी भी काविश मेरी अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट मिले हमें और हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें,
ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च में मुश्किल आ रही है उन तक की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो, आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन हो, जो क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करने की पूरी हद तक कोशिश करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसकी टैब वाटर एक्सपेरिमेंट, डिसऑर्प्शन स्टडी, रीजनरेशन स्टडी। आपने वो भी एक्सपेरिमेंट रन करने होते हैं एड्जॉर्प्शन में और वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक्सेल शीट एक दफ़ा कवर करवा दी है जिसमें हमने आइसोसम भी स्टडी कर ली है, काइनेटिक्स भी, थर्मोडायनामिक्स भी। और नेक्स्ट में हम डिफरेंट अदर पैरामीटर्स भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।